बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक जो रिव्यू और उसके कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। ये रिव्यू आपको फ़ायदेमंद देगा एनईडी टेस्ट के लिए। दो टॉपिक हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी, उसके लिए ये प्रिपरेशन लेक्चर नहीं है, एमडी कैट के लिए नहीं है। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से ये बहुत अच्छा रिव्यू है और इससे आप जो है काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। बेटा यहाँ पर इब्तदाई तौर पर आप जानते हैं चार्जेस स्टेशनरी हों तब एक फ़िज़िक्स हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस फ़्लो कर रहे हों तब हमारे पास फ़िज़िक्स है चार्जेस डायनामिक्स की। उनमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उस मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टॉपिक है। तो चार्ज रेस्ट हालत में हो तो उसकी फ़िज़िक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज मूव कर रहे हों तो उसकी फ़िज़िक्स है चार्ज डायनामिक। चार्ज डायनामिक में दो टॉपिक पढ़ेंगे कि फ़्लो ऑफ चार्ज को तो आप क्या कहते हैं, फ़्लो ऑफ चार्जेस को आप करंट का नाम देते हैं। जब भी करंट का लफ्ज़ आएगा तो ये फ़्लो ऑफ चार्जेस हो जाएगा। सही, कोई मुतहरिक चीज़ को भी करंट कहते हैं। कोई शख्स बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल करने में तड़प रखता हो, पैसे कमाने में तड़प रखता हो, तो यूँ कहा जाता है कि इसमें करंट बहुत है। सही, द फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान का फ़्लो जो है करंट कहलाता है। आप जानते हैं करंट की यूनिट जो है एम्पियर है। मैथमेटिशियन के फिज़िक्स नाम रखा गया और उसको डिनोट किया जाता है आई की साइन से हम डिनोट करते हैं। आई का फार्मूला हमारे पास है, टोटल चार्ज को डिवाइड कर देंगे टाइम से, फ़्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसको क्यू को हम यूनिट इसकी एम्पियर भी होती है, मोस्टली यूनिट इसकी एम्पियर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इस तरह की बात की जाए तो ये कूलम पर सेकंड हो जाएगा। तो करंट को हम कूलम पर सेकंड या एम्पियर से शो करते हैं। क्यू क्वांटाइज क्वांटिटी है एन ई, तो सम टाइम क्यू की जगह हम एन ई अपॉन टी भी लिखते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास है करंट का, क्यू अपॉन टी। मोस्टली इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इतने सेकंड के बाद, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब करंट कहाँ फ़्लो होता है? मेटल्स में करंट फ़्लो होता है, सेमीकंडक्टर से करंट फ़्लो होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप केमिस्ट्री वगैरह लैब में इस्तेमाल करते हैं, फ़िज़िक्स लैब में भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ बैटरी के तौर पर। हमारे घरों में भी यूपीएस की जो बैटरी है वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है। मेटल में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में एक बहुत बड़ी तादाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है। वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट को अलाइन करके हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दे के उनका फ़्लो कराते हैं, तो मेटल में से करंट पास होता है। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वहाँ पे कॉन्सेप्ट होल का भी इस्तेमाल करते हैं। इनके मूवमेंट की मदद से वहाँ पे करंट फ़्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे यूपीएस वगैरह जो है, कार की बैटरी है, बाइक की बैटरी है, उस बैटरी में जो करंट फ़्लो होता है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के फ़्लो के बाइस जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉनिक दो किस्म के करंट हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में जो करंट इस्तेमाल हो रहा है वो कन्वेंशनल करंट है, और जो सर्किट वगैरह में करंट इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देंगे। और कन्वेंशनल करंट जो आप घरों में एम्पियर की सूरत में आ रहा है वो है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, उसके फ़्लो की वजह से करंट का नाम देते हैं। करंट की डायरेक्शन हल में चेंज हो रही हो, जैसे कि हमारे घरों में है, करंट की डायरेक्शन वो जो है एक सेकंड में कई मरतबा इसकी चेंज होती है,
तो वो अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट कहलाता है। और करंट अगर चेंजेस ना हो रहा हो तो वो डीसी करंट इन्वर्ट कहलाएगा। और उसके लिए कन्वर्टर भी मौजूद होता है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के कन्वर्टर भी मौजूद हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें, फ़ैन और फ्रिज वगैरह जो है वो कन्वर्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, डीसी करंट में, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब है धकेलते हुए आगे बढ़ना। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्जेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ई इन वन डायरेक्शन हैज़ दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसे लोड का नाम दे दिया। इलेक्ट्रॉन हर लम्हे मूव करते रहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन पे और अपने ऑर्बिट के अलॉन्ग मूव करते रहते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन हैं तो इनकी मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि रैंडमली तौर पर एक्कर होते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इसके पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस मूवमेंट को जो है वो थोड़ा थोड़ा एक जानिब, तमाम इलेक्ट्रॉन को एक जानिब धकेलता भी रहता है और ये तमाम इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवते हैं। बहुत बड़ी तादाद होती है, मूवमेंट होती है। तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये जो ग्रेजुअली तौर पर बिकॉज ऑफ द ई जो मूवमेंट होती है उसकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, ड्यू टू द ई। और यही वेलोसिटी है करंट प्रोड्यूस करने की। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्जेस की वेलोसिटी है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ई इन वन डायरेक्शन, दिस इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन ये एक जानिब से दूसरी जानिब फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है। इसके अलावा कन्वेंशनली तौर पर, आम रिवायती तौर पर, डायरेक्शन ऑफ आई इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ आई जो है वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा। कन्वेंशनली तौर पर हम जितने भी सर्किट बनाएंगे, तमाम जगह इंटरनेशनली तौर पर करंट की डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगी। कन्वेंशनली तौर पर ऐसा जो है वो यूनिवर्सल तौर पर एक्सेप्ट किया गया। फिर हम बताएं आपको ओम्स लॉ। अब ओम्स ने रिलेशन निकाला कि अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो उसमें से करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे करंट कम हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसका फ्लो भी अपोजिट हो जाएगा। तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। द करंट थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड, इसके एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस के उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिज़िकल कंडीशन आर सेम, बशर्ते कि इस कंडक्टर की फ़िज़िकल कंडीशन सेम रहे, इसकी लेंथ को ना बढ़ाया जाए, इसकी थिकनेस को चेंज ना किया जाए, टेम्परेचर चेंज ना किया जाए, इसको बैंड ना किया जाए, इसकी फ़िज़िकल कंडीशन को छेड़े बगैर ना छेड़ा जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम ओम्स लॉ का नाम देते हैं। अब इसमें इसका V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के साथ, और इसमें प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो R इस्तेमाल किया जाता है। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, ये इसका फार्मूला है। V इज़ इक्वल टू आई है, जिसे हम कहते हैं आई एम का नाम देते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम अ बॉय। तो यहाँ I के साथ M के बजाय आई आर इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब R जो है रेजिस्टेंस है, R इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। R को हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का नाम देंगे। इस V और I के दरमियान ग्राफ बनाया जाएगा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। चाहे I और V का ग्राफ बनाएं या V और I का ग्राफ बनाया जाए,
तो हमें जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ओमिक सब्सटेंस, लेकिन अगर एक सब्सटेंस नॉन ओमिक सब्सटेंस हो, वो तमाम सब्सटेंस जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं उसे ओमिक सब्सटेंस कहते हैं। वो सब्सटेंस जैसे हम बात करें जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो नॉन ओमिक सब्सटेंस है, यहाँ पर आई वी के दरमियान स्ट्रेट लाइन बनती। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा, लेकिन ये वाला रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर वी ऊपर रखा जाए तो ये वाला रिज़ल्ट आ जाएगा कि वी को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वी को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, और बिल आखिर बढ़ाने पर ये रिज़ल्ट इसका मिल जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन है वी आर और आई वी के दरमियान। इसमें आर कांस्टेंट रहता है, इसमें आर जो है वो चेंज होता रहता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम्स होती है। इसे इस तरह निशान ओमेगा से शो करते हैं। सही। रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल भी होगा, जिसे हम कंडक्टिविटी का नाम दिया जाता है। रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, जब लफ्ज़ रेजिस्टेंस का आता है तो उसका मतलब है एहतजाज, रुकावट, करंट के फ़्लो में रुकावट डालने के प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और करंट को हेल्पफुल करने के लिए, करंट को फ़्लो करने के लिए हमें जो है जो कंडक्टर गेट प्रोवाइड करता है, सहूलतकार बनता है, उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं, कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। इस कंडक्टिविटी को कैसे शो करते हैं? ये हमेशा 1/R के बराबर होता है। कंडक्टेंस की यूनिट जो है पर ओम के बराबर होती है। कंडक्टेंस की यूनिट जो है सीमेंस भी होती है। इसको आप सीमेंस या पर ओम के लिहाज से शो कर सकते हैं। ओम्स लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू IR है, और अगर रेजिस्टेंस मालूम किया जाए तो V अपॉन I के बराबर होगा। तो रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन ये है कि रेशो है वोल्ट और एम्पियर का। सही। एक पेपर में पूछा गया, ओम्स लॉ को आप जो है VIR में लिखा, इसे K की सूरत में लिखना चाहें तो R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? R की जगह 1/K लिखा जा सकता है। ये लिखा है V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है। R की जगह हम 1/K लिख सकते हैं। इसको शिफ्ट कर दिया जाए KV इज़ इक्वल टू I। तो ये फार्मूला भी हमारे पास ओम्स लॉ का है, लेकिन कंडक्टेंस की सूरत में I इज़ इक्वल टू KV। फिर आपको बताया V और I के दरमियान ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जो है ये R जो है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की नेचर पर। सोने का कंडक्टर हो तो अब रेजिस्टेंस कुछ और होगी। नेचर का मतलब मटेरियल, अगर कॉपर का हो तो रेजिस्टेंस कुछ और होगी। टंगस्टन का हो तो टंगस्टन का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए तो रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगी। आयरन का इस्तेमाल किया जाए रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगी। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी जो है वो रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। डायमेंशन, लेंथ बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, रेडियस बढ़ा देंगे और थिकनेस बढ़ा देंगे, तो जो भी उसकी डायमेंशन को अगर आप चेंज कर दें तब भी रेजिस्टेंस में जो है वो कमी बेशी होती है। अब एक टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस हमने पढ़ा। रेजिस्टेंस क्योंकि एक ही मटेरियल के रेजिस्टेंस को हम चेंजेस कर सकते हैं, तो एक ऐसी चीज़ जो कांस्टेंट रहे, जिससे कमर्शियली तौर पर परचेसिंग करना आसान हो, तो उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया रेजिस्टिविटी। एक क्यूब लेते हैं हम। क्यूब का मतलब लेंथ 1, ब्रेथ भी 1, हाइट भी 1 मीटर। सही। 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की ब्रेथ, 1 मीटर की हाइट, एक क्यूब हमने बना लिया। इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। इसकी जो रेजिस्टेंस होगी उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 क्यूब ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब का मतलब लेंथ भी 1, ब्रेथ भी 1, हाइट भी 1। तो यूनिट क्यूब रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल बिटवीन टू अपोजिट एंड
इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ये कॉपर के लिए कुछ और होगी, मेटल के लिए कुछ और होगी, जंक्शन वायर के लिए कुछ और होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी नो डाउट वही जो है मार्केट में ज़्यादा महंगा बिकेगा, वो सुपर कंडक्टर या जो है वो हाइपर कंडक्टर के नाम से मशहूर होगा। तो रेजिस्टिविटी के लिहाज से कमर्शियली तौर पर जो है इसकी सेलिंग होती है। रेजिस्टिविटी रॉ, इसका जो है वो यूनिट इसकी हम आपको बताते हैं कि यूनिट जो है वो ओम पर मीटर है। अभी हम थोड़ी देर बाद इसका प्रूफ भी कराए थे, ओम पर मीटर है। और रेजिस्टिविटी को आपने किससे शो करना है, रॉ से शो करना है। अब इसका फार्मूला हम अभी ड्राइव करते हैं। दोबारा रेजिस्टेंस पे आ जाएं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर पर, मटेरियल पर। अब नेचर का तो कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन अंडरस्टूड है। ये लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक वायर ले लें, कॉपर का ले लें, उसकी लेंथ 2 मीटर है, रेजिस्टेंस नोट करें। अगर उसकी लेंथ 4 मीटर कर दी जाए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर उसकी लेंथ 8 मीटर कर दी जाए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करता है। एरिया के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस उतनी बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आज के दौर में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हमने अपने बचपन में जो हमारे घरों में बल्ब लगे होते थे, वो जिसे पीला बल्ब कहते हैं, वो लगे होते थे। उसके अंदर एक वायर होता था, टंगस्टन का वायर होता था, इंतहाई पतला, इंतहाई जो है बारीक सा। उसका एरिया बहुत कम होता था, रेजिस्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा होती थी। अब वो 1 घंटे बाद अगर जल जाए तो वो इतना हॉट हो जाता था कि हाथ रखने पर हाथ जल सकता था। रेजिस्टेंस बेइंतहा होती थी। उस रेजिस्टेंस से ग्लो डेवलप, हीट डेवलप होती और वो ग्लो होता और पूरा कमरा रोशन कर देता। तो वो टंगस्टन का एरिया इंतहाई कम होता, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। टेम्परेचर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर कोई मार्केट में रेजिस्टेंस के मुतालिक कहा जाए कि उसकी रेजिस्टेंस 0 है, तो वो हमारे पास 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस है नहीं, बिल्कुल प्योर हाल सुपर कंडक्टर है ये। या फिर सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया। हमारे घरों में सर्किट लगे हुए हैं, करंट फ्लो कर रहा है, महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने वहाँ पर जो है वो प्लास्टिक और दूसरे इंस्ट्रूमेंट इसका इस्तेमाल किया, मटेरियल का इस्तेमाल किया हुआ है उस करंट के फ़्लो में, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत जो इंसुलेटर हैं इसकी वजह से जो है वो हम उनको इस बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता हीट अप की वजह से, आग लगने की वजह से, किसी वजह से वो उनमें भी करंट अगर आ जाए, उन इंसुलेटर में भी करंट आ जाए, तो वो इंसुलेटर जो है वो कितनी रेजिस्टेंस शो करेंगे, 0। तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब वो मटेरियल जिसको हमने इंसुलेटर माना था वो भी वो करंट के ख़िलाफ़ कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। अल्लाह सबको महफूज फरमाए। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस 0 हो गई और करंट सब तरफ फैल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमने बताया आर जो है प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। इनको कंबाइन किया जाए तो आर जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो रॉ कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, आर इज़ रॉ L/A। रॉ जो है वो रेजिस्टिविटी है। अगर इस फार्मूले के तहत लेंथ को डबल कर दिया जाए, लेंथ को डबल कर दें, L की जगह क्या लिख दें हम, 2L कर दें, L की जगह क्या कर दें, 2L कर दें, तो बेटा होगा क्या, L की जगह 2L कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो ट्वाइस हो जाएगी। अगर लेंथ को हाफ़ कर दें, 1/2 कर दें, तो रेजिस्टेंस भी जो है वो हाफ़ हो जाएगी। अगर एरिया को डबल कर दें, एरिया को डबल कर दें, 2 कर दें, तो रेजिस्टेंस जो है वो हाफ़ हो जाएगी। एरिया को क्या कर दें, हाफ़ कर दें। एरिया को हाफ़ करने का मतलब ये हुआ अपॉन में 1/2A कर दें, रॉ L ऐसे रहने दें, अपॉन में 2, तो ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ट्वाइस रॉ L/A।
तो रेजिस्टेंस क्या हो गई बताइए, ट्वाइस हो गई। अगर लेंथ को भी डबल कर दें, एरिया को डबल कर दें, लेंथ को 2 कर दें, एरिया को 2 कर दें, 2 से 2 कैंसिल होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहाँ, रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है। अब हम देखते ये हैं कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कोई कंडक्टर करंट के फ़्लो में जो है वो पेश करता है, रुकावट डालता है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ जाएगी, अपनी मूवमेंट जो है, जिसे हम थर्मल मूवमेंट का नाम देते हैं, वो बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वो चेंजेस जो आएंगी रेजिस्टेंस में, फ्रैक्शनल चेंजेस आएंगी, बहुत मामूली सी आएंगी। जिस तरह किसी रॉड को हीट अप करने पर उसकी लेंथ में इजाफा होता है, वो फ्रैक्शनल इजाफा होता है, इतना मामूली सा होता है कि आपको उसको स्क्रू गेज वगैरह से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस में बहुत मामूली सी तब्दीली बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर में राइजमेंट की वजह से ऑफ अ कंडक्टर कार्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय अल्फ़ा। रेजिस्टेंस में राइज होगा पर यूनिट केल्विन, ये आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय टी डेल्टा टी के बराबर। ये अल्फ़ा का फार्मूला है। रेजिस्टेंस को हमने ओम से शो किया, ओम पर केल्विन के नाम से शो किए, या ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से हम इसको लेंगे -1 के साथ। मेटल्स हो, कंडक्टर हो, फिलामेंट हो, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आप, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर रिवर्स काम करता है। सेमीकंडक्टर जो है वो रेसिप्रोकल का टाइम करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन, थर्मोस्टेट वगैरह। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्या सवाल है। कंडक्टर, मेटल, इनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अल्फ़ा पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अल्फ़ा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सेमीकंडक्टर है। अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ रहा है तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 क्रोमियम वायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रोमियम वायर आयरन और कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है। हमारी लैब में हम जो वायर इस्तेमाल करते हैं वो क्रोमियम वायर है, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, ताकि हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट करें तो टेम्परेचर की वजह से हमारी जो है वो कैलकुलेशन डिस्टर्ब ना हो। इसलिए क्रोमियम वायर को जो इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर इस वायर में रेजिस्टेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका रिवर्स कर लिया जाएगा, रेजिस्टेंस को कम कर दें, इफ़ेक्ट ऑफ डिक्रीज़ कर दें टेम्परेचर को इन रेजिस्टेंस है निग्लेजिबल इफ़ेक्ट। देखा ये गया कि कोई ख़ास किस्म का जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जबकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है वो फ्रैक्शनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की शिकायत गर्मियों में ज़्यादा होती है, ठंड में नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम लैब वगैरह इस्तेमाल करते हैं और घरों में जो यूपीएस या बैटरी में इस्तेमाल होता है, उनमें अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो मटेरियल पतला हो जाता है, रेजिस्टेंस उसकी डिक्रीज़ हो जाती है, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बजाय रेजिस्टेंस बढ़ने के रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। अभी छोटा सवाल है, रॉ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता, बैंड कर दिया जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेडियस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, कम बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टिविटी में फ़र्क पड़ता है। मटेरियल को चेंज कर दिया जाए, रेजिस्टिविटी में फ़र्क पड़ता है। ये रेजिस्टेंस बड़ा हसास है। एरिया की वजह से चेंजेस आएगा, लेंथ की वजह से रेडियस चेंज होगा, डायमीटर के लिहाज से रेडियस चेंज होगा, बैंड कर दिया जाए रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेडियस छोटा बड़ा कर दिया जाए चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो रेडियस चेंज हो जाएगा, मटेरियल बदल दिया जाए तो रेडियस चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ा हसास है, हर लम्हे चेंज होता है, जबकि रॉ सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारे पास है टर्मिनल पोटेंशियल या ईएमएफ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को याद रखिएगा। ईएमएफ इज़ वर्क डन
PDF हमने बताया वर्क डन है। मूविंग चार्ज का यूनिट इन मूविंग 1 यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के दरमियान पार्टिकल को मूव करने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। 2 पॉइंट के दरमियान, ठीक है। हमारे पास जो घरों में सॉकेट है जो हम लगाकर अपना मोबाइल वगैरह चेंज करते हैं, ये सॉकेट हमारे पास है। 2 पॉइंट हमारे पास हैं, एक पॉइंट पे 0, एक पॉइंट पे 250। तो 250 से 0 या 0 से 250 पूरा 2 पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो जो है वो 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन EMF क्या है? EMF वर्क डन है रोटेटिंग 1 यूनिट चार्जेस थ्रू 1 कंप्लीट साइकिल। एक मुकम्मल कंप्लीट साइकिल के बाद यूनिट चार्ज में वर्क डन किया होगा उसको हम क्या नाम देंगे? EMF का नाम देंगे। ये कंप्लीट साइकिल होगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ, मूव करता हुआ, बल्ब को रोशन करता हुआ दोबारा उस पॉइंट पे पहुँचेगा, तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ। इस कंप्लीट साइकिल में जितना उसने वर्क डन किया होगा पर यूनिट चार्ज ने, उसको हम नाम देंगे किसका? EMF का नाम देंगे। दोनों वर्क डन है पर यूनिट चार्ज है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं, जबकि ये जो है एक मुकम्मल साइकिल के लिए जो है ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसका फार्मूला भी W/Q, इसका फार्मूला भी W/Q। इसकी यूनिट भी वोल्ट है, जूल पर कूलम वोल्ट है, इसकी यूनिट भी जूल पर कूलम वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये निकालते हैं। EMF बिटवीन 2 पॉइंट 0 होता है। ये हम इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सही। EMF कंप्लीट साइकिल का लिया जाता है। V का फार्मूला IR होता है। यहाँ पे बताइए E का फार्मूला भी IR होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके इंटरनल सेल हमारे पास मौजूद है। सेल के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E कहलाएगा। तो ये हमारे पास सेल मौजूद है। इस सेल के एंड पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी। तो इसका मुकम्मल सर्किट डायग्राम जो है ये प्लस माइनस और इसकी इंटरनल सर्किट, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को R का नाम दिया गया, ठीक है। और जब ये इसको हम किसी बल्ब से जो है वो सर्किट मुकम्मल करेंगे तो ये उस बल्ब को भी जो है रोशन करेगा, उस बल्ब की रेजिस्टेंस को भी जो है वो फुलफ़िल करेगा, उसके अगेंस्ट मूव करेगा और वापस जो है उस पॉइंट पर आएगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फेस करेगा। इसी सेल इसकी जो एनर्जी है वो 2 जगह ज़ाया होगी। एक तो लोड हमने इस्तेमाल कर ली एनर्जी, फ़ैन चला लिया, बल्ब चला लिया, और एक जो है वो इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी जो है ये उसको भी जो है उसमें भी इसकी एनर्जी सर्व हो जाएगी। तो सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद है। दोनों चूँकि सीरीज़ में लगी हुई हैं, सीरीज़ में जस्ट ऐड कर देते हैं R प्लस स्मॉल r। IR का मतलब V हो जाएगा प्लस ऑफ IR। तो ये इसका फार्मूला है E = V + IR। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला IR जो ओम से पेश किया। EMF कंप्लीट साइकिल के लिए है, तो आप कंप्लीट साइकिल को देख लें और फिर जो है फार्मूला अप्लाई करें। अब हम सेल से मुतालिक बात करें। 3 सेल हमारे पास हों, मोस्टली सीरीज़ में लगाए जाते हैं, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 + E2 + E3। तो टोटल सेल की एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर पैरेलल लगा दिया जाए तो जो सबकी जो इनको प्रोवाइड कर रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस E के बराबर होगी जो इसको सर्किट में जोड़ा गया है। रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, इसको सीरीज़ में जोड़ा जाए तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली ऐड कर ली जाती है, और अगर उनको सीरीज़ में जोड़ा जाए तो 1/RE बराबर होगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए हमारे घरों में सारा सिस्टम पैरेलल लगाया जाता है। अगर ये सारी एक जैसी हों, R जैसी हों, तो इसका फार्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कि R/N। ये इसका फार्मूला है। अगर सारी रेजिस्टेंस सिमिलर हों, मुख्तलिफ हों, तब तो ये वाला फार्मूला होगा, और सारी रेजिस्टेंस एक जैसी हों तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, हम अब बिजली के बिल पे करते हैं
बिकॉज ऑफ हमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपना फ्रिज चलाते हैं, अब फ़ैन चलाते हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो ये एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। इस एनर्जी यूज़ करने की हम कीमत दे रहे होते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस एनर्जी को हम किलोवाट आवर से किलोवाट आवर के तौर पर होगा। ये इसकी ऐसा यूनिट है एनर्जी। वैसे तो जूल पढ़ा जाता है लेकिन हम पेमेंट जूल के लिहाज से नहीं, किलोवाट आवर के लिहाज से जो है वो एनर्जी दे रहे होते हैं। इनके फार्मूले क्या हैं? एक फार्मूला VIT, वी पोटेंशियल डिफरेंस करंट, IT मोस्टली इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि V हमारे घर में कांस्टेंट होता है 240 वोल्ट, 220 वोल्ट के लिहाज से हम जो है करंट पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं। I² RT ये इसका फार्मूला भी है और एक फार्मूला V² RT, सब में T मौजूद है। सबसे T निकाल दें तो ये पावर का फार्मूले आ जाएंगे। ये पावर के फार्मूले हैं, इसमें T निकाल दिया जाए I² R V²/R और ये फार्मूला हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। एक जुमला याद रखें तो आपके लिए आसानी होगी। कैप्टन, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, रशियन, CS कंप्यूटर साइंस। हमारे दोस्त उसको सब कैप्टन कहते हैं। कैप्टन ने एक रशियन से CS की किताब ख़रीदी। अभी हम रशियन की बात करें। रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो तो सिंपली ऐड कर दिया जाएगा, सीरीज़ में है तो सिंपली ऐड कर दिया जाएगा। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का मतलब ये सेल ले लें, सेल सीरीज़ में हो तो सिंपली ऐड कर देंगे, सेल सीरीज़ में हो तो सिंपली ऐड कर देंगे। कैपेसिटर, कैपेसिटर P पैरेलल है तो सिंपली ऐड कर दिया जाएगा। तो एक जुमला आपको 3 किस्म की चीज़ें बता देगा। आई होप ये क्लियर है। ये इसका रिव्यू हमने जो है आधे घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश की। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इसका जो NED के पास पेपर हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से मुतालिक, उसको हम अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें, आपके रिवीजन में काम आएगी और क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली तौर पर अटैम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।